तो कल पॉइसुली फॉर्मूला और विस्कोसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोगों ने उस पर बातचीत कर ली। ठीक हो गया। और पॉइसुली फार्मूले का भी हमने बहुत सरल तरीके से कैलकुलेट किया। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत बच्चों वाला तरीका जो होता है, जो हम लोग 11th में शुरुआत में पहला यही सीखते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे स्टोक्स लॉ पे, और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे। तो पहले स्टोक्स लॉ के बारे में जानते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स नाम में ही ऐसे है, तो बाद में एपिस्ट्रॉफी एस में कॉमा लगा देते हैं बस। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स की कई थ्योरम्स हैं। हम लोग विस्कोसिटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी। तो विस्कोसिटी से जुड़ी हुई जो थ्योरम है उनकी हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। अगर कोई, आप एक बात सोचिए, सपोज मेरे पास कोई ऐसा बर्तन हो, मैं ऐसे बड़ा सा ड्रम ले लेता हूँ, कोई बड़ा बर्तन ले लिया बच्चों ने, कोई थोड़ा बड़ा ही ज्यादा, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, काफी ऊंचा ले लिया मैंने, और थोड़ा गाढ़ा जैसा है, मतलब विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा है, हम मान लेते हैं। साइलेंट करके अब मैंने यहां पर एक मेटल की एक बॉल है मेरे पास, कुछ रेडियस ले लेंगे, और ये जीरो वेलोसिटी के साथ यहाँ पर हल्के से रख दी। तो नॉर्मली क्या होता है लिक्विड में, जो ही आप ऐसा करेंगे ये नीचे को मूव करेगी या नहीं करेगी? यस सर, करेंगे। करेगी ना। तो बच्चों ये जब मूव करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आसपास का जो लिक्विड लेयर है उसको ड्रैग करेगी अपने साथ नीचे को। लेकिन लेयर्स के बीच आपस में फ्रिक्शन लगता है, तो ये वेलोसिटी नीचे को आएगी, लेकिन एक विस्कोसिटी की वजह से रेजिस्टेंट फोर्स जैसा लगेगा या नहीं लगेगा, सोचिएगा। यस सर। यस सर। नीचे को लगने वाला जो फोर्स है बच्चों वो mg है, वो तो फिक्स है, mg तो जितना है उतना ही रहेगा। और जो ही इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन सोचिएगा, जो ही वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही रेजिस्टेंट फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब रेजिस्टेंट फोर्स जो बढ़ेगा वो तो ऊपर को लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन मोशन नीचे को हो रहा है, तो रेजिस्टेंट फोर्स ऊपर को लगेगा। तो बच्चों वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंट फोर्स भी बढ़ेगा, हम वो कैलकुलेट अभी करेंगे। और आप देखेंगे बढ़ते बढ़ते अपवर्ड फोर्स भी एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो mg के बराबर हो जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो वहां पर इस बॉल पर नेट फोर्स क्या होगा? सर 0। जीरो। किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जीरो है, मतलब m इंटू ए जीरो है, m तो जीरो हो नहीं सकता, तो ए जीरो हो जाएगा। ए एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। यस सर। तो वहां के बाद एक फेज ऐसा आएगा बच्चों बीच में, जहां से आगे को फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को गिरेगा। तो शुरू में ये एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। शुरू में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते ही ड्रैगिंग जैसे नीचे को हो रही है लिक्विड लेयर, तो फ्रिक्शन और विस्कोसिटी जिसको आप कह रहे हैं ऊपर को भी फोर्स बढ़ेगा अपोजिशन, और ऊपर को बढ़ने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन नीचे को बढ़ रहा है तो ऊपर को फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी होगी कि अपवर्ड फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा, वहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो वहां से आगे को फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। उस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं।
तो इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और आ जाएगा, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी। आप लोगों में से कोई समझाना चाहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी क्या हुई? सर जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसकी वेट और विस्कस फोर्स जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा और वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी। बिल्कुल, तो टर्मिनल वेलोसिटी पर भी हम काम करेंगे उसके बाद। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बाकी इसमें जो, सर, हाँ जी, सर जो हम ड्रैग कहते हैं वो भी विस्कस फोर्स जैसे ही होता है क्या? नहीं नहीं, ड्रैग तो मोशन में जो लेयर बगल में कांटेक्ट में आएगी उसको खींचेंगे ना अपने साथ, यस सर। वो ड्रैगिंग तो वो। ओके सर। अच्छा, चलो फिर अब हम लोग, मैं डेरिवेशन क्या 2-4 लाइनें लिखनी है, बाकी तो डेरिवेशन डायमेंशनल एनालिसिस से होना है तो वो आसान है। चलिए हम शुरू करते हैं। यही कहानी जो मैंने लिखी है, छोटा सा बना लीजिएगा ऐसा, बात समझाने के लिए। तो इसको लिख लेते हैं। When a solid body moves through a fluid, the fluid in contact with the solid, in contact with the solid, is dragged with it. तो इससे क्या होगा कि फ्लूइड लेयर के बीच रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी और विस्कोसिटी उसको अपोज करना शुरू करेगी। तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटीज are established between the layers and उसकी वजह से क्या होगा, विस्कस फोर्स स्टार्ट ऑपरेटिंग। तो ये लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो कोशिश करेगा कि सॉलिड की वेलोसिटी कम होते होते ये रुक जाए, जैसे हम रुके हैं ये भी रुक जाए। ऐसा होगा नहीं, तो लेकिन ये कोशिश करेगा। तो इसको कहा जाएगा द फ्लूइड exerts viscous force on the solid to oppose the motion of the solid। तो उसको वो अपोज करने आने की कोशिश करेगा। तो जो, आप एक बात बताइए, कोई चीज जैसे स्पेरिकल है, बॉल जैसी है, अगर तख्ता जैसा होगा तो उसका डूबने में दिक्कत आएगी ना, Yes, sir. सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। यस सर। अगर कोई सिलेंड्रिकल टाइप का कोई लकड़ी का गोल गोल लेता मैं और सीधे वर्टिकली डुबा दूंगा तो डूब जाएगा ना। सरफेस एरिया जितना बढ़ाएंगे तो डूबना मुश्किल होगा। तो मतलब ये है कि जो विस्कस फोर्स आपका लगता है वो शेप और साइज पर भी लगेगा ना। शेप, साइज, किस स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है
और विस्कोसिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि पानी में फटाफट चले जाएगा कोई बॉडी नीचे को, लेकिन शहद में जाना उतना आसान नहीं होगा ना। यस सर तो ये शेप और साइज और विस्कोसिटी और स्पीड, तो ये लिख लीजिए, इस बात को ये लिख लेना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स the magnitude of force depends on the shape and size of the solid body, its speed, and the coefficient of viscosity. ऑफ फ्लूइड, इन चीजों पर निर्भरता है, कितनी है अब ये मैथमेटिकल हम निकाल लेते हैं। तो मैं एक बॉल को लेके चल रहा हूँ कि एक बॉल जो है वो लिक्विड में मैंने डुबाई, तो उसका कुछ रेडियस और कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी हमें। तो मैं मान लेता हूँ आर रेडियस की एक बॉल है, और वो नई लाइन से लिखिएगा, सपोज a spherical body of radius r moves at a speed v through a fluid of viscosity eta. ठीक है, तो विस्कस फोर्स जो है वो, नाउ viscous force F can be calculated as, ऐसा लिख देते हैं, calculated as, तो F किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कहा हमने, एक तो रेडियस पे की पावर ए, वेलोसिटी पे तो उसकी पावर बी, और विस्कोसिटी पर तो उसकी पावर मान लो सी। तो F इक्वल टू हम कांस्टेंट के मान लेते हैं यहाँ पर, और आर की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और एटा की पावर सी, ये पहली इक्वेशन। तो के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, हाँ, के का अपना कोई डायमेंशन नहीं होगा, के की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कल भी हमने ऐसा किया था पॉइसोली लॉ में, यहाँ पर लिख लेंगे के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अब एफ के क्या होते हैं, एफ इक्वल एम ए हुआ, एम तो एम ही हुआ, ए टी एल टी माइनस टू होता है ना डायमेंशन, डायमेंशन की बराबरी करिए ऐसे ही। आर तो एल हुआ, एल की पावर ए, वी क्या हुआ, एल टी माइनस वन की पावर बी, ईटा की डायमेंशन याद है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर सी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, एबीसी तीनों 1 मिलेंगे, बहुत इजी इक्वेशन होंगी। ये तो आपको आता है ना सब लोगों को डायमेंशन से, तो इस पर मेरे ख्याल से समझाने जैसा कुछ है नहीं।
अगर एबीसी 1 आ जाएंगे बच्चों तो इक्वेशन 1 से डायरेक्ट लिख सकते हैं. सो F इक्वल टू K टाइम्स आर वी ईटा. अब K कैसे निकाला जाए? तो K एक्सपेरिमेंटल जो आपके ऑब्जर्वेशन है वहां से निकलता है. तो आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली वी हैव ऑब्जर्व दैट, या केवल एक्सपेरिमेंटली लिख दीजिए, हो गया. K 6 पाई के बराबर होता है. सो F कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी. ये आपके पास कोई जो बॉल है, आर रेडियस की बॉल वी वेलोसिटी से जिस समय नीचे को आ रही है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिक्विड में, तो उस पर ऊपर को इतना फोर्स लगेगा, 6 पाई ईटा आर. तो उसका जो वेट होगा वैसे ही वो नीचे को जितना होगा वो दोनों बराबर कर दिए जाएं, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना आसान हो जाएगा. लिक्विड में एकदम नीचे को डूबना आसान नहीं होता, क्योंकि लिक्विड में एक और प्रॉपर्टी होती है बच्चों, बॉयंसी. बॉयंट फोर्स लग जाता है ऊपर को, लिक्विड ऊपर को धकेल देता है. विस्कोसिटी तो है ही, बॉयंसी भी है. आप समझिएगा, इसी वजह से एकदम पानी में भी एकदम नीचे जाना इतना आसान नहीं होता, दिक्कत होती है. जबकि पानी की विस्कोसिटी तो काफी कम है, उसके बावजूद भी आसान नहीं होता. ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस. चले ठीक है. तो ये स्टोक्स लॉ हमने डिराइव कर लिया बच्चों. अब हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. वैसे तो हम समझ ही रहे हैं, टर्मिनल में नीचे को लगने वाला फोर्स वेट है, ऊपर को लगने वाला विस्कस फोर्स है. लेकिन अगर स्पीड ठीक ठाक होती है ना, बहुत स्लो तो अलग बात है, स्पीड अगर इन जनरल ठीक ठाक हो तो बॉयंसी भी ऊपर को ही लगेगा ना. तो दो फोर्स ऊपर को लगने वाले हो गए, एक फोर्स नीचे को. जिस समय नेट जीरो हो जाएगा, वो मतलब ऊपर को लगने वाले और नीचे को लगने वाले बराबर हो जाएंगे, तो वो वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी. तो हेडिंग डालिएगा. तो हेडिंग हम टर्मिनल वेलोसिटी का डाल देते हैं ताकि कैलकुलेट किया जा सके. तो इसी स्टोरी को आगे बढ़ा लेते हैं, नया लिखने की जरूरत नहीं है. अ, जिस समय कोई बॉडी नीचे को किसी लिक्विड में आ रही होती है, तो उसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि आज तो हमें समझ में आ गया. एग्जाम टाइम पे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जानी चाहिए स्टोरी. तो लिखिए प्लीज. व्हेन अ सॉलिड इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप इन अ फ्लूइड, the forces acting on it, the forces acting on it are, पहला कौन सा? वेट W. ये कहां को लेगा? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स,
दूसरा क्या लेगा, विस्कस फोर्स, इसको हम एफ कहते हैं। ये कहाँ बोलेगा, एक्टिंग। सर वर्टिकली और तीसरा बॉयंसी। बॉयंसी तब नहीं लगता जब रुका हुआ हो, बहुत स्लो हो। अब जब मूव करेगी कोई चीज लिक्विड में, तो तब तो बॉयंसी आएगी। BUO होना चाहिए था ना, YANCY तो ठीक है। बॉयंसी फोर्स, इसको हम बी से ही नाम दे दे रहे हैं, बॉयन फोर्स को। ये भी ऊपर को ही लेगा, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये हो गया। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो डाउनवर्ड फोर्स था W, वो अपवर्ड फोर्स F और B के बराबर हो जाएगा। तो हमने बॉल जो R रेडियस की थी वही ले रहे हैं हम, तो वेट mg हुआ और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये उसका वॉल्यूम हो गया, इसकी डेंसिटी रो मान लेंगे, अभी लिख देंगे। तो ये मास हो गया इंटू जी, वेट हो गया। ठीक है इतना। Yes, sir. यस F आपके पास ऊपर है 6 पाई ईटा r, v की जो V0 लिख लीजिए, टर्मिनल वेलोसिटी, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्योंकि अब ये तो उतना ही फिक्स रहने वाली है ना। बॉइंट फोर्स कितना लगेगा आपको आर्किमिडीज से, जितना उसका अपना मास है 4/3, सॉरी वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, इसके साथ डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि रो और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा ले ली मैंने, स्मॉल सिग्मा, और रो क्या है, ये बात लिख देनी चाहिए। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बॉल जो है, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम तो सेम है, जितना पानी है उतना ही है, यही आर्किमिडीज में आता था नहीं। यस सर। अच्छा, तो बच्चों अब यहां से आप लोग V0 निकाल सकते हैं। 6 पाई ईटा r V0 इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब g कॉमन, रो माइनस सिग्मा, r से r कैंसिल हो जाएगा, V0 हो जाएगा 2/9 6 4 पाई कैंसिल, रो माइनस सिग्मा इंटू जी, r² 8 कट जाएगा, और नीचे पाई कैंसिल हो गया, ईटा और क्या बचा, ईटा ही बचा बस। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। क्या इसे याद करना समझदारी है, डिराइव कर लेना ज्यादा बेहतर है, आपको क्या लगता है? So derive करेंगे. हाँ, क्योंकि 2 लाइन का तो टोटल है बच्चों। आप कभी जरूरत पड़ेगी आप समझ जाएंगे कि स्पेरिकल बॉल है, तो डाउनवर्ड वेट ऊपर बॉयंसी उतनी ही होती है, वॉल्यूम तो वही होगा, डेंसिटी लिक्विड ही होगी। बस जो भी फॉर्मूला है अपने आप आ जाएगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अब इस पर सवाल पूछे जाते हैं कई बार कि कितनी टर्मिनल वेलोसिटी है, कैसे निकलेगी। 11th क्लास में स्टोक्स लॉ से विस्कोसिटी मेजरमेंट एक एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों, साइंस में।
तो मैं जिस बुक के आधार पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो एस.सी. वर्मा सर की बुक है। आप पढ़ेंगे, अब आप पूरा खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा कैसे मेजर करते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेजर करना है तो ईटा को लेफ्ट में रखो, बाकी सब इधर कर देंगे, बस आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें भी। तो वो एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छा समझ में आ सकता है अगर ये डेरिवेशन आपको आ गया है। देखिए इस समय कोरोना और बाकी दिक्कतें हैं, लैब खुल नहीं पा रही हैं, प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। तो आप कहोगे हम कैसे करें, तो भाई आप इसको पहले समझ लो और यूट्यूब पे डाल दो, मेजरमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा कोई भी टीचर समझा देगा। थ्योरी आपकी सॉलिड अगर अच्छी मजबूत है, ये आपको एक्सप्रेशन मालूम है, तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान था, कुछ है ही नहीं इसमें। टफ तो नहीं लग रहा है? नो सर। हाँ, तो इसको प्लीज आप मेरी बात मानिएगा, इस डेरिवेशन को आज एक बार एस.सी. वर्मा सर की बुक को अच्छे से पढ़िए, और फिर यूट्यूब पे आपको ढेरों सारे लेक्चर मिलेंगे, कोई भी वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा लिक्विड की विस्कोसिटी कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, अच्छा ऐसे करते हैं, तो भी आपकी समझ बढ़ जाएगी बच्चों। तो मेरा सजेशन है करिएगा ऐसा, बाकी आपकी इच्छा है। तो अब इसके बाद विस्कोसिटी में जो लास्ट है थ्योरेटिकल, वो है रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी। दो चीजें बतानी है, आप चाहे तो हेडिंग दोनों को एक साथ डाल दें, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। तो बच्चों कल मैंने आप लोगों को स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताया था, याद है कुछ किसी को तो समझाएंगे? सर स्टडी फ्लो एक लाइन में होता है हम्म, और उसमें पार्टिकल्स का मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर, और टर्बुलेंट हाँ टर्बुलेंट ही हुआ हो। अनप्रिडिक्टेबल होता है सर। बिल्कुल, टर्बुलेंस जहां होगा बच्चों वहां ट्रेओस वाली सिचुएशन होती है। मैथ्स में एक पूरी ब्रांच है ट्रेओस थ्योरी में। ट्रेओस का मतलब अव्यवस्थित, मतलब पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, वह हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो वो हुआ ट्रेओटिक बिहेवियर। तो कोई लिक्विड फ्लो है, जैसे नदी है, आप देखते हैं नदी एक शांत होती है नॉर्मली, लेकिन एक फेज ऐसा भी आने लगता है कि नदी अनप्रेडिक्टेबल होने लगती है, टर्बुलेंट फ्लो में आ जाती है। तो उसके लिए एक ना कैलकुलेशन की गई। अच्छा, जो मैं आप बताने जा रहा हूं, तो पहली बात तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये केवल एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन है। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा तरीका है जिससे हम समझ जाते हैं कि अच्छा रेनॉल्ड नंबर इससे कम है तो स्टेडी फ्लो होगा, इससे ज्यादा हो रहा है तो शायद एक टर्बुलेंट फ्लो होगा। बस इतना सा इंफॉर्मेशन देके एस.सी. वर्मा सर ने चैप्टर क्लोज किया है, तो मैं भी केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो भाई शुरू में जो फ्लो होगा वो स्टेडी फ्लो होगा, तो स्टेडी फ्लो की एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उसके बाद वो टर्बुलेंट होगा। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लूइड की जिसके साथ फ्लो स्टेडी ही बना है अभी भी, तो उसे नाम से ही समझ जाइए वो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए। सर क्रिटिकल वेलोसिटी। बिल्कुल, वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। और रेनॉल्ड्स नंबर, इसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो बोले क्रिटिकल वेलोसिटी ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हुआ। चलिए मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, द लार्जेस्ट वेलोसिटी the largest velocity which allows a steady flow
stalled. The critical velocity. ठीक है, नई लाइन से द क्वांटिटी n equal to rho v d upon eta is called the Reynolds number. तो इसमें आप कहेंगे कि अब रो क्या है? रो क्या होगा बच्चों? फ्लूइड के बारे में हो रहा है ये अभी केवल। जैसे किसी ट्यूब में किसी में फ्लो हो रहा है ना, किसी पाइप में, तो उसका डायमीटर है कैपिटल डी। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिसमें या पाइप में जो फ्लो होता है उसका डायमीटर है। वी वेलोसिटी है और रो डेंसिटी है फ्लूइड की डेंसिटी है यहाँ पर रो। ईटा आपको पता है विस्कोसिटी है। तो ये रेनॉल्ड नंबर का ये है। आपके सिलेबस में नॉर्मली हम 11th में नहीं पूछते, मैंने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। और नॉर्मली बच्चों ये माना जाता है कि अगर 2000 से कम है कैपिटल एन, मतलब रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है, तो वो फ्लूइड का जो मोशन होता है उसको हम स्टेडी कहते हैं। और अगर 3000 से ज्यादा हो जाए तो ये मान के चलिए कि वो टर्बुलेंट है। 2000 और 3000 के बीच में वो कभी टर्बुलेंट जैसा लगता है, कभी वो, मतलब दोनों फेज में मानते हैं, तो अनस्टेबल फ्लो हुआ हो। जैसे पानी बढ़ रहा होगा धीरे धीरे ना, तो 2000 से 3000 के बीच आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अनस्टेबल होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2000 से कम अगर ये नंबर आ रहे हैं तो किसी भी लिक्विड के फ्लो को क्या मानते हैं हम लोग? सिस्टिक। हाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहें तो, इफ एंड लेस देन 2000 तो स्टेडी फ्लो है। और अगर n ग्रेटर देन 3000 है तो वो टर्बुलेंट है। लेकिन अगर n इस रेंज में है 2000-3000 के बीच में लगभग, तो वो अनस्टेबल फ्लो है। और कभी टर्बुलेंट भी हो रहा है, कभी प्रेडिक्टेबल, कभी कभी हो भी रहा है। वैसी स्थितियां हैं, मतलब ट्रांजिशन फेज हुआ ये। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलिए ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब, थोड़ा सा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं आपने अभी कितना सीखा विस्कोसिटी में। क्वेश्चन नोट करिए प्लीज। An air bubble of diameter 2 mm rises steadily
through a solution. Of density. सत्रह सौ 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब at the rate of at the rate of 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यहां पर देखिएगा बबल ऊपर को उठ रहा है, नीचे को नहीं, ऊपर को। एयर बबल होता है ना, तो पानी में बुलबुले उठते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, झील में भी होता है ऐसा। यस सर। तो ये हो रहा है। तो बच्चों एयर बबल के मामले में ये मान के चलिए फिजिक्स में कि मैथ स्टेज इतना एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आप उसका वेट है नेग्लिजिबल मान लीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो फिर दो ही फोर्स बचेंगे। अब इस बार ये बताइए, बॉयंसी तो ऊपर को ही लगेगी, विस्कस फोर्स कहाँ को लगेगा? सर नीचे को। वो नीचे को लगेगा क्योंकि बबल ऊपर को उठ रहा है ना। बी और एफ जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा ना? यस। Yes, sir. फाइंड ईटा। तो आप लोगों से मैं एक्यूरेट कैलकुलेशन की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, आप केवल दोनों तरफ के एक्सप्रेशन बराबर कर दीजिए जो सोच रहे हैं आप। तो बॉयंसी कितनी, बबल को हम स्फेरिकली मान रहे होंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, और नीचे को 6 पाई ईटा आर बी, ऐसा होगा। यस सर। अरे भाई ये एफ है और ये बी है, तो बीइंग एयर बबल वी कैन नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द बबल, लिख देना। तो डब्ल्यू कहाँ गया, नहीं तो दिमाग में आ जाए। क्या लिखोगे? तो जो एयर बबल है तो उसकी वेलोसिटी, उसको वेट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक भी है, वो कोई खास नहीं आएगा। तो यहाँ ये बी और एफ बॉइंट बॉयंसी और ये दोनों बराबर कर लिया हमने, तो यहां से ईटा निकाला जा सकता है। बाकी सारा डेटा है आपके पास। यस। Yes, sir. जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकंड में बना लोगे, हाँ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, कर लोगे? यस तो सर। हाँ, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो इन्होंने दे रखा है, तो वो ईटा लास्ट में 11 पॉइज आ रहा है, पॉइसुली के नाम पर है पॉइज, तो ये काफी ज्यादा विस्ट्रस है, 11 पॉइज काफी ज्यादा हो गया। तो विस्कोसिटी के बारे में थोड़ी सी समझ बढ़ी? Yes, sir. यस। हाँ, तो आप लोगों से सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज आप लोग अब इसके बाद क्या करोगे, सर बुक से रीड। अपनी किताब और उसके एलिमेंट्री जो क्वेश्चंस हैं अभी उतना कर लीजिएगा। और एक बार तो हमने ये जो ब्रॉड चैप्टर था इसमें 3 सब चैप्टर हो गए, टॉपिक हो गए। हमने इसमें इलास्टिसिटी के बारे में भी समझा, हमने सरफेस टेंशन के बारे में भी समझा, और हमने विस्कोसिटी के बारे में भी समझा। तीनों अच्छे कंसेप्ट हैं। तो आज इतना ही करते हैं, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन प्लीज आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ लापरवाही मत करिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो उस पर बेस जितना हो सकता है ट्राई करिए क्वेश्चंस। ठीक है, किसी को कुछ कहना है?